14 फरवरी 1981 का दिन है। उत्तर प्रदेश में एक इलाका हवाई है। हवाई में एक महल है और उस महल के एक कमरे में 22 लोगों का खून से लिखा हुआ नाम मिलता है। वो लोग कौन थे और वो खून से उनका नाम किसने लिखा? मैं हूँ तौकीर खालिद और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो 22 लोग कौन थे जिनका खून से लिखा हुआ नाम हवाई के एक महल, एक हवेली में मिला। जी हाँ, आज की कहानी में हम आपको फूलन देवी के बारे में बताएंगे। फूलन देवी जब पैदा हुई उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम उसके घर वालों ने फूलों की देवी रखा। वो फूलों जैसी ही थी, नाजुक मिजाज, प्यारे प्यारे पाँव, हाथ और नरमो नाजुक। उसके घर वालों ने उसको पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन फूलन देवी को नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में उसकी तकदीर ने उसके साथ क्या लिखा हुआ है। उसकी तकदीर उसके साथ क्या खेल खेलेगी। वक्त और हालात बदलते रहे। जब फूलन देवी 11 साल की हुई तो फूलन देवी के वालिद मछलियों की पकड़ते थे, मिला थे, लेकिन फूलन देवी के चाचा ने उनकी चंद टुकड़े जमीन पर कब्जा कर लिया। जब फूलन देवी को इस बात का पता चला तो वो अपनी बहन के साथ थाने के बाहर जाकर धरना देकर बैठ गई। जब उसके वालिद को इस बात का पता चला कि उसने बेटी ने थाने के बाहर जाकर धरना देकर बैठी है तो उसने सोचा कि ये लड़की क्या करेगी। क्या एक गरीब माशरे में होता है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं या अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। ऐसा ही फूलन देवी के वालिद ने किया। फूलन देवी के वालिद ने सिर्फ 11 साल की उम्र में फूलन देवी को इस एक रत्ती लाल नामी शख्स के साथ ब्याह दिया। वो रत्ती लाल शख्स जिसकी 2 शादियाँ पहले थी। उत्तर प्रदेश के इस इलाके हवाई में कम उम्र शादी का रस्म और रिवाज था। लड़कियों को कम उम्र में ब्याह दिया जाता था। यूं फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में हो गई। फूलन देवी बेबस होकर अपने ससुराल चली गई और वहाँ रतीलाल के साथ रहना शुरू कर दिया। वो सोचती और रोती, वो कुछ कर नहीं सकती थी। वक्त गुजरता रहा और फूलन देवी अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारती रही। फूलन देवी के जो सोतने थी या जो रत्ती लाल की 2 बेगमें थी वो उस पर जुल्मों सितम करती और इस जुल्मों सितम की बदौलत वो एक दिन भाग कर अपने घर आ गई। उस वक्त उसके बाप ने उस पर एक पर्चा कटवा दिया उस पर चोरी का, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ लेगी और वो 3 दिन हवालात में रही और वहाँ उस पर जिंदगी में पहली दफ़ा उसके साथ रेप हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब फूलन देवी का रेप किया उस वक्त उसकी एज अंडर 14 थी। ये फूलन देवी के साथ पहला रेप था। वो इसको बुला ना पाई। वो घर आई और उसके वालिदैन ने उसको बाज़ोरे ताकत मजबूरन उसको दोबारा ससुराल भेज दिया, लेकिन ससुराल में जाकर उसके हालात और कमज़ोर हो गए और उसकी तबीयत नासाज हो गई। उसको उसकी वालदा घर ले आई और वो घर में रहने लगी। वक्त गुजरता रहा और फूलन देवी अपने आप में पिसती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि फूलन देवी को एक ऐसा शख्स मिला जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक डाकू था। फूलन देवी की विक्रम के साथ दोस्ती हो गई और फूलन देवी ने अपना सब कुछ खोलकर उसके सामने रख दिया। विक्रम उसका बाजू बन गया, उसकी दोस्त बन गया और उसने कहा कि हम दोनों चलते हैं। फिर एक सुबह हवाई के इलाके उत्तर प्रदेश से फूलन देवी गायब हो गई। फूलन देवी ना मिली, लेकिन उसके घर वालों ने उसके वालिद को इससे कोई साल नहीं था। उसको ना मिलने का उसको कोई टेंशन नहीं थी। फूलन देवी लापता हो चुकी थी, घर खुद छोड़कर चली गई थी। फूलन देवी ने विक्रम के साथ एक डाकुओं की तंजीम में ग्रोह में शमूलियत इख्तियार कर ली और सबसे पहले उसने जो काम किया उसने अपने ही शोहर रत्ती लाल को जाकर इतना मारा कि वो उससे जिंदगी की भीख मांगने लगा। उसने इस इलाके में ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स
कम उम्र लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर किसी ने कम उम्र लड़की से शादी की तो फूलन देवी सबसे पहले आकर उसके सर में गोली मारेगी। उसकी ढोंस, उसकी ताकत, उसका रोब उस इलाके में कायम हो गया और वो लोग उसके नाम से डरने लगे थे। लोग फूलन देवी को बाई फेस नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया उसको हसीना डाकू पकारने लगी। फूलन देवी आने वाले वक्त में पूरे समाज के लिए एक ताकत बनने जा रही थी। फिर हालात ने करवट पलटी। विक्रम जिस ग्रोह का डाकू था उसका सरबराह था बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर ने एक दिन अकेली पाते हुए फूलन देवी को उसके खेमे में दाखिल हो गया और उस पर रेप करने की कोशिश की, जिसका मज़ाहमत की फूलन देवी ने। और उसकी चीखें जब बाहर आई तो विक्रम आया और विक्रम को गुस्सा आया तो विक्रम ने बाबू गुज्जर को मर्डर कर दिया। बाबू गुज्जर के दो दोस्त इससे कबल एक डकैती की वारदात में वो हवालात में थे। उनका नाम था श्री और लाला। श्री और लाला जब सजा काट कर बाहर आए तो उनको पता चला कि बाबू गुज्जर को कत्ल करने के बाद विक्रम खुद गैंग का हेड बन चुका है और सरबराह बन चुका है, तो वो एक नीच जात से था, मिला था। और जो श्री और लाला थे वो ठाकर थे, उनको ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने विक्रम को मार दिया। अब फिर फूलन देवी तन्हा रह चुकी थी और श्री और लाला फूलन देवी को उठाकर एक हवाई के उत्तर प्रदेश के इलाके हवाई की एक कोठी, एक महल में ले गए, जहाँ 3 हफ्ते तक फूलन देवी से रेप होता रहा। तमाम बड़े ठाकरों ने रेप किया और कोठी के सरबराह ने रेप किया। जितने ठाकर थे वो रेप करते रहे। ये तादाद 22 थी। 22 ठाकरों ने फूलन देवी के साथ रेप किया 3 हफ्ते तक। और जो विक्रम और फूलन देवी के दोस्त थे डाकुओं के ग्रोह में, वो फूलन देवी को ढूंढ रहे थे। उनको मालूम हुआ कि फूलन देवी फलां कोठी में है या फलां महल में है और उन्होंने कोशिश करके वहां से उसको भगाने में कामयाब हो। फूलन देवी आ गई, लेकिन अब फूलन देवी बोलती नहीं थी, उसको होश नहीं था। 6 माह तक उसने किसी से बात नहीं की। आस्ता आस्ता जब उसको होश आया, उसका इलाज मालजा हुआ, तो जब उसने दोबारा लोगों को इकट्ठा किया और अपना ग्रोह बनाया जिसकी वो कमांडर बन गई। अब उसने ठान लिया था कि वो श्री और लाला से बदला लेगी। अब उसके दिल में किसी किस्म का डर नहीं था और जो उसने फैसला कर लिया था उसने वैसा किया। 14 फरवरी 1981 को उसी कोठी में उसने अपने दोस्तों के हमरा, अपने डाकू दोस्तों के हमरा 22 ठाकरों को इकट्ठा किया और 22 के 22 ठाकरों के सरों में गोलियां मार दी। जब फूलन देवी ने 22 लोगों का मर्डर किया तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी खून छा गई। वो अमीरों को लूटती, जालिमों को लूटती, ठाकरों को लूटती, गरीबों में बांट देती। वो जिस इलाके में जाती वहां की लड़कियों के लिए सोना लेके जाती और सोना तकसीम कर देती, पैसा लेके जाती, पैसा तकसीम कर देती। हवाई में उसके नाम का इतना डर था कि लोग उनकी वालदा रात को फूलन देवी की कहानियां सुनाकर अपने बच्चों को सुलाया करते थे और वो एक लामत ताकत की बन गई। अमेरिकन मुसन्नफ ने उसे रूबन हॉल्ट कह दिया। उसके रूबन हॉल्ट कहने से जो इंडियन न्यूज़ थे उसको हीरो की तरह पेश करने लगी। वो कमजोर की ताकत बन चुकी थी और जालिम के खिलाफ डट जाने वाली आवाज। फूलन देवी एक जुर्रत का नाम बन चुकी थी और फूलन देवी ने वो तमाम कारनामे अंजाम दिए। गरीब उससे प्यार करते थे। वो खुद एक दलित कौम से ताल्लुक रखती थी, एक गरीब कौम से ताल्लुक था, लेकिन उसके माशरे ने उसने अपने गरीबों के लिए वो काम किया कि लोग उसको देखते रहे। और फिर हुआ क्या? फूलन देवी ने 22 लोगों को मारने के बाद उनके खून से उसी हवेली में उनके नाम लिख दिए। अब ठाकरों उसका नाम लेकर कांपते थे। वक्त गुजरता रहा और इंदिरा गांधी ने उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया।
جی ہاں، اتر پردیش اور ہندوستان کی گورنمنٹ نے ملٹری آپریشن کیا پھولن دیوی کے خلاف، لیکن وہ پھولن دیوی کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اب میڈیا میں پھولن دیوی حسینہ ڈاکو کے نام سے مشہور چکی تھی، ہر طرف حسینہ ڈاکو کے چرچے تھے، اور یہ چرچے اس حد تک پھیلے کہ پوری دنیا میں اس کو نوبل انعام کے لیے پکارا جانے لگا، کیونکہ اس نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ایک طاقتور عورت بن چکی تھی۔ لیکن اتر پردیش اور انڈین گورنمنٹ 1 سال کا آپریشن کرنے کے بعد ناکام ہو گئے۔ پھر پتہ نہیں پھولن دیوی کے دل میں اور دماغ میں کیا سوچا، اس نے خود سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے خود کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنی کنڈیشن، اپنی شرائط رکھی انڈین گورنمنٹ کے سامنے۔ اس نے کہا میرے ساتھیوں کو 8 سال سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، مجھے 22 لوگوں کے مرڈر میں سزائے موت نہیں دی جائے گی، میں اتر پردیش میں سرنڈر نہیں کروں گی، کیونکہ اتر پردیش میں میرے ساتھ پہلی دفعہ ریپ ہوا تھا، میں اتر پردیش کے علاوہ کسی اور پروونس میں سرنڈر کروں گی، اور میں اپنی بندوق تب تک نہیں رکھوں گی جب تک مجھے گاندھی کی تصویر کے نیچے اپنی بندوق رکھنے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ انڈین گورنمنٹ اس کی کنڈیشن شرائط ماننے کے تیار نہیں تھی۔ اس نے 1 سال مزید آپریشن کیا، لیکن حسینہ ڈاکو یا پھولن دیوی نہ مل سکی۔ آخرکار حکومت ہندوستان کو سرنڈر کرنا پڑا اور اس کی تمام شرائط ماننی پڑی، اور اس کی شرائط مانتے ہوئے اس نے سرنڈر کیا۔ ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو پھولن دیوی کے پولیٹکس میں آنا اور پھولن دیوی کی ڈیتھ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے مرڈر میں کس کا ہاتھ تھا، اس کو کس نے مارا، اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پھولن دیوی پر 50 سے زائد مرڈر کے کیسز تھے، وہ پھر بھی ہندوستان کی MNA بنی۔ اللہ حافظ۔